अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो आज हमने पढ़ना है मैथ्स बी का या आपका जुलाई वर्क का मैं फर्स्ट लेक्चर दे रही हूँ। ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल आपने 5 क्लास में भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल हम किसे कहते हैं। ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें आपके पास 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ऐसी क्लोज्ड फिगर यानी ऐसी बंद फिगर होती है, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें आपके पास 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे आपको ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की यहाँ पे आपको डेफिनेशन नजर आ रही है। अ सिंपल क्लोज्ड फिगर having 3 sides and 3 angles is called triangle. A simple closed figure having 3 sides and 3 angles, जिसमें आपके पास क्लोज्ड फिगर में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है आप लोगों के पास, ये आपने फॉर्मूला है आपके पास, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये आप लोगों के पास इसका ट्रायंगल का फॉर्मूला है। आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ये देखिए, अब ये पीछे अभी हमने जो पढ़ा, ये हमने इसकी डेफिनेशन और इसके क्वेश्चंस पढ़े हैं, सॉरी इसकी डेफिनेशन हमने और इसका फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। आपको पहली चीज तो अभी आपने जो ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है वो ये था कि 1 डिवाइडेड बाय 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला आपके पास ट्रायंगल का था, ठीक है। अब जब आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप लोगों के पास ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट, ये दोनों चीजें गिवन होनी चाहिए, तभी आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको उन्होंने क्वेश्चन में बेस और हाइट दी हुई है। बेस आपके पास क्या है? 14.4 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास क्या है? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको बेस और हाइट दोनों चीजें गिवन है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो हमें डाटा गिवन होता है हमने उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन डाटा क्या है? आपको बेस गिवन है 14.4 सेंटीमीटर, हमने उसे रीराइट किया। देन हाइट आपके पास थी 12.5 सेंटीमीटर, हमने उसे रीराइट किया। देन आपने यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये बेस और हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये आपने 5 क्लास में भी पढ़ा होगा। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। जहां जहां बेस है वहां बेस की वैल्यू पुट करेंगे, जहां हाइट है वहां पे आपने हाइट की वैल्यू लिखनी है। इज इक्वल टू का साइन 1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ गया। ब्रैकेट में बेस की जगह पर आपने बेस की वैल्यू लिखनी है 14.4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया। ये जो आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसको आपने एज इट इज लगा दिया। देन आपके पास हाइट है तो आपने हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू लिखनी है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। आपको पता है कि जब आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट्स होती हैं तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि आप ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करें, उसके बाद आप दूसरे स्टेप सोल्व करते हैं। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो एज इट इज लिख दिया। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने ब्रैकेट के अंदर वाली पहले टर्म्स को देखना है कि ब्रैकेट के अंदर 14.4 और 12.5 के सेंटर में देखिए मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, इट्स मीन ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। तो मैंने यहाँ पे साइड पे इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, कि हमने जब उनको मल्टीप्लाई करना है तो जिस तरह हम सिंपल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम एज इट इज आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जब आपने इनको ऐड कर लिया तो फिर आप वहां पे अपना पॉइंट शिफ्ट करते हैं कि आपके पास आंसर में पॉइंट कहाँ पे आएगा। और वो लगाने के लिए आप क्या करते हैं, आप दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके पास है 14.4 एंड 12.5। आपने यहाँ पर देखना है कि 14.4 में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, और 12.5 में भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, यानी टोटल 2 वैल्यूज होगी। एक 14.4 में एक वैल्यू है पॉइंट के बाद और एक 12.5 में एक वैल्यू है पॉइंट के बाद, टोटल कितनी वैल्यूज होगी? 2। तो आपके पास ये जो आंसर है, आपने आंसर में लास्ट से 2 वैल्यू स्किप करके आपने पॉइंट यहाँ पे लगा देना है।
ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या है 180.00, यानी बेसिकली 180 आपके पास आंसर आया है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं उनकी वैल्यूज नहीं होती। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0000 है तो वो आप स्किप कर दें, क्योंकि उनकी कोई वैल्यूज नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं कि इस बच्चे के पास 10.0 रुपीज है, तो हम तो यही कहेंगे ना इसके पास 10 रुपीज है, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 10.0 रुपीज है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो कोई वैल्यू होती नहीं है जीरो की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1/2 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट थी, तो इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये 1/2 जो है इस पूरी वैल्यू के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया। 1/2 मल्टीप्लाई, और इनको जब हमने 14.4 और 12.5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया था 180। ठीक है, ये 180 हमारे पास आया था। और आपको बताया हुआ है कि जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर था और यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों वेरिएबल्स क्या है आपके पास सेम है। जब सेम वेरिएबल्स है तो आपने इनकी पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कि इनके ऊपर 1 पावर है, तो 1 + 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज इट इज इसका सेकंड क्वेश्चन है। अब पीछे पहले मैंने आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन करवा दिया, अब मैं आपको इसका सिंपल क्वेश्चन करवा रही हूँ। सिंपल क्वेश्चन क्या है, बेस इज इक्वल टू 25 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 33 मीटर। इसमें भी आपने वही चीज करनी है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है आपने। अब आपने क्या किया, बेस लिख दिया 25 मीटर, हाइट आपके पास क्या थी 33 मीटर। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्योंकि जो चीजें आपको गिवन थी पहले तो वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दी, गिवन डेटा आपने पहले लिखना होता है, उसके बाद आप लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, जहां जहां आपको बेस है वहां पे आप बेस की वैल्यू लिखेंगे और जहां हाइट है वहां हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहले 1/2 था, हमने 1/2 एज इट इज नीचे उतार दिया। देन आपके पास ब्रैकेट थी, हमने ब्रैकेट लगाई। उसके बाद बेस है, बेस की जगह आपने बेस की वैल्यू लिखी 25 मीटर। देन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया। फिर यहाँ पे हाइट है, आपने हाइट की जगह पर यहाँ पे 33 मीटर लिख दिया उसकी वैल्यू। ठीक है, अगेन वही स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 25 मल्टीप्लाई 33 था, तो हमने इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 825। और ये मीटर जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये सिर्फ आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन के केस में बताया हुआ है कि जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। प्लस और माइनस की केस में मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया आपको, क्योंकि कल आप मैथ से की कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं जबरा में। वहां पे जब वैल्यूज आपकी प्लस या माइनस होती थी तो उसका जो वेरिएबल होता था उसको आप एज इट इज उसके साथ लिख देते थे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपके पास है 825 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 825 ही आएगा, डिवाइड में 2 और मीटर स्क्वायर उसका एज इट इज आ गया। अब आप देखें 825 और 2 ये दोनों किसी टेबल पे कट तो नहीं रहे, क्योंकि 2 जो है नीचे वाला ये एक इवन नंबर है, और 825 का अगर आप लास्ट नंबर चेक करें 5 तो ये इवन नहीं है। अगर ये इवन होता तो फिर हम इनकी कटिंग कर सकते थे, लेकिन अभी इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो अब आप इनको डिवाइड कर दें। ठीक है, क्योंकि आपके पास न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है और डिनोमिनेटर में छोटी है, हम इनको डिवाइड करेंगे। देखिए साइड पे मैंने आपको इसकी डिवीजन करके दिखाई है, 825 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8, 2 एज इट इज नीचे आ गया, 2 1 2। अब ये आपके पास ये जो 5 था, ये 5 यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, देन 2 2 4, 5 में से 4 माइनस किए 1। अब आगे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप नीचे उतार सको, तो हमने क्या किया, ऊपर पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। ठीक है, देन 2 5 10, आपके पास आंसर क्या है 412.5। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 412.5 मीटर स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, अब आपके पास है जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है रेशो। अब रेशो क्या है, रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज measured in like units. Ratio is the comparison of like quantities measured in like units. सिंबल आपको यहाँ पे इसका सिंबल नजर आ रहा है, द सिंबल फॉर द रेशियो इज दिस। ये जो आपको कॉलन का साइन नजर आ रहा है ये रेशियो का सिंबल होता है। रेशियो में आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, आप लोगों के पास जो क्वांटिटीज होती है ना वो एक जैसी क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और जो यूनिट्स होते हैं वो भी उनके एक जैसे ही होते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं
किसी भी प्राइस को हम गिवन कर लेते हैं, हम पाकिस्तानी प्राइस को गिवन करते हैं कि जो नबील है उसके पास 3 रुपए हैं, ठीक है, और आदिल के पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। देखें अब हमने इनकी क्वांटिटी और इनके यूनिट सेम है, देखें यूनिट्स जो है वो इनकी प्राइजेस हैं यानी रुपीज, ठीक है, और जो हम कह रहे हैं कि दोनों की हम प्राइजेस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं यानी सेम क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, रेशोस के अंदर आप लोगों के पास अगर आप एक जगह पर किसी घी के डब्बे का जिक्र कर रहे हो तो आप दूसरे पर्सन के साथ जब कंपेयर करोगे तो आपने उसके साथ भी घी के डब्बे का ही कंपैरिजन करना है, या अगर आप एक बंदे के साथ अमाउंट का कंपैरिजन कर रहे हो तो आपने दूसरे के साथ भी अमाउंट का ही कंपैरिजन करना है। दोनों सेम वैल्यूज, दोनों सेम यूनिट्स, दोनों सेम क्वांटिटीज होंगी तभी आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं रेशोस के अंदर, अदरवाइज आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों के पास जो रेशो है, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है, रेशो हैज नो यूनिट। अब रेशो का कोई भी यूनिट क्यों नहीं होता, रेशो का यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रेशो में आप हमेशा लाइक यूनिट्स और लाइक क्वांटिटीज की बात करते हैं, ठीक है। जब आपने यहाँ पर लाइक यूनिट्स और लाइक क्वांटिटीज की बात करनी है, फॉर एग्जांपल दोनों के साथ जो अमाउंट है वो रुपीज की है, तो दोनों रुपीज आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए उनका यूनिट खत्म हो जाता है। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। और रेशो जो है बेसिकली इज द कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज मेजर्ड इन लाइक यूनिट्स। इसकी जो लाइक क्वांटिटीज है इसको हम लाइक यूनिट्स में मेजर करते हैं, मतलब एक जैसे दोनों के यूनिट होते हैं। अगर एक का यूनिट रुपीज में है तो दूसरे का भी रुपीज होगा, एक का किलोमीटर में है तो दूसरे का भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। अगर किलोमीटर में नहीं है तो आपको पहले उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पहले दोनों के यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आप रेशो को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप रेशो को सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर एक का यूनिट सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर दूसरे का सेंटीमीटर नहीं है तो आपको दूसरा यूनिट भी सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा खुद से। अब वो कैसे बनाना पड़ेगा वो आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप दोनों के यूनिट सेम करके आपने क्वेश्चंस को फिर ही सॉल्व करना होता है, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पर देखिए रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज मेजर्ड इन लाइक यूनिट्स। अब इसका सिंबल क्या है, द सिंबल फॉर रेशो इज दिस, आपको यहाँ पे सिंबल नजर आ रहा है। एग्जाम्पल रेशो बिटवीन रुपीज ऑफ नबील एंड आदिल। अब देखिए यहाँ पर हम कोई से दो इंसान, दो बंदे जो हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। एक बंदा है उसका नाम क्या है, नबील, और दूसरे का नाम क्या है, आदिल, ठीक है। इन दोनों का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, और किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, इनकी रुपीज का, अमाउंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर एक बंदा नबील है उसके पास 3 रुपीज हैं या उसको 3 रुपीज मिलते हैं, दूसरा आदिल है उसको 5 मिलते हैं, तो उनका हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, रेशो बिटवीन रुपीज ऑफ नबील एंड आदिल, हम उनको लिखते कैसे हैं, 3:5, ठीक है। हमने इसको क्या लिखा, 3:5। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 3:5, आपने इस रेशो के यूनिट को इस टू पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, 3:5, 3:5, यहाँ नीचे लिखा हुआ है एंड रीड एज 3:5। ये बात आपने याद रखनी है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशो के लाइक यूनिट्स होते हैं तभी तो हम उनको सॉल्व करते हैं। अगर उनके लाइक यूनिट्स नहीं होंगे तो आप उसको रेशो में नहीं लिख सकते, आपको दोनों को पहले लाइक यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन ही आप उनका कुछ कर सकते हैं, सोल्यूशन वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अब एंटीसीडेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है कि आपके पास रेशो में, जिस तरह अभी आपको यहाँ पर रेशो में मैंने बताया 3:5 ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें ये जो आपके पास पहले वाला नंबर होता है, ये पहला वाला जो एलिमेंट होता है 3, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो आपका बाद वाला एलिमेंट होता है ये 5, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। मतलब जब भी आपके पास रेशो फॉर्म में कुछ लिखा होता है, जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1:6, तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है यानी 1, इसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, एंड ये जो सेकंड वाला आपके पास नंबर है 6, इसको आप बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की डेफिनेशन पढ़ लें, क्या है, इन अ रेशो द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट,
मैं दोबारा बता रही हूँ, इन अ रेशियो द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। इन अ रेशियो द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब रेशियो की फॉर्म में जो आपके पास पहला एलिमेंट लिखा होता है ना, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंड द सेकंड एलिमेंट, और दूसरे वाला जो एलिमेंट होता है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में आप लोगों के पास जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हो, और जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू लिखी होती है उसको आप डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह रेशो में जब आपके पास दो एलिमेंट्स लिखे होते हैं रेशो के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट एंटीसीडेंट कहलाता है और सेकंड वाला जो है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। अब एग्जांपल आपको 1:6 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड 6 इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रेशो के आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट इनटू रेशो फॉर्म। राइट इनटू रेशो फॉर्म। अब क्वेश्चन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 13। आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन है, आपने इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन फॉर्म को जब आप रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये आपको जो लाइन नजर आ रही है ना, डिवाइड की लाइन नजर आ रही है, आपने इसको खत्म करके इसकी जगह पे आपने रेशो का साइन लगा देना। ठीक है, जो कॉलन का साइन है आपने ये लगा देना। तो आपने, आपके पास ये जो 1 है ये बेसिकली न्यूमरेटर है और ये जो 13 है ये डिनोमिनेटर है। रेशो को आप लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को आप लोग रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का बेसिकली मकसद यही होता है कि आपने इन दोनों को डिवाइड करना है या आपने इन दोनों की सेम टेबल पे कटिंग करनी है। आप रेशो में अगर आपके पास दो वैल्यूज लिखी हैं तो आप दोनों को सेम टेबल पे कट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास फ्रैक्शन में जो वैल्यू लिखी होती है आप उन दोनों को भी सेम टेबल पे कट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दोनों का मतलब डिवाइड ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने भी आपको बताया कि रेशो को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म को आप रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म नजर आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 13, तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, 1 एज इट इज आ गया, क्योंकि जो आपका न्यूमरेटर होता है वो उसको हम रेशो फॉर्म में एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो आपका डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 1, आपने इस डिवाइड के साइन को रिमूव किया, इसकी जगह पे आपने रेशो लगा दिया। ठीक है, और आपके पास जो 13 है वो आपने एज इट इज आगे लिख दिया। यहाँ बेसिकली जो 1 है आपके पास एंटीसीडेंट है और 13 जो आपके पास है वो कॉन्सिक्वेंट है। फ्रैक्शन फॉर्म में 1 आपके पास न्यूमरेटर था, 13 आपके पास डिनोमिनेटर था, और रेशो फॉर्म में अब आपके पास 1 जो है वो एंटीसीडेंट और 13 कॉन्सिक्वेंट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें C डिवाइडेड बाई D। अब इसको भी आपने रेशो फॉर्म में लिखना है, इसको भी आपने रेशो फॉर्म में लिखना है। इसको आप रेशो फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू C आपके पास एज इट इज आ गया, डिवाइड के साइन की जगह पे आपने रेशो का यानी कॉलन का साइन लगाया और ये जो D है उसको आपने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यानी आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म को रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, राइट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, अब ये रेशो फॉर्म में दिया हुआ है, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4.1 इज टू 5.2 लिखा हुआ है, यानी रेशो को भी मैंने आपको बताया इज टू आपने पढ़ा है, 4.1 इज टू 5.2 है। अब आपको मैंने बताया है कि इस रेशो का बेसिकली मकसद ही डिवाइड है। ठीक है, और इस डिवाइड को बेसिकली आप रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने, क्योंकि अब आपको रेशो फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, अब आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4.1 ये जो आपका एंटीसीडेंट है वो तो पहले ही आएगा, उसको हमने पहले लिख दिया, रेशो की जगह पे आपने ये डिवाइड का साइन लगा दिया और ये जो 5.2 था उसको हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपके पास ये जो पहली वाली वैल्यू रेशो में होती है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये न्यूमरेटर होती है। 5.2 रेशो फॉर्म में जो है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, और अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। बस हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये एक स्टेप का इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है 89 रेशो 99। अब आपने इसको उसमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आपने 89 लिखा, इस टू रेशो की जगह पे आपने ये डिवाइड का साइन लगा दिया और ये जो 99 था इसको आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिखा। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब देखिए आप लोगों के पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है 120 रेशियो टू 40 रेशियो टू 80, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को करना है रीराइट, 120 रेशियो टू 40 रेशियो टू 80, रीराइट कर लिया। अब रीराइट करने के बाद जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, रेशो का बेसिकली मकसद यही होता है डिवाइड करना। ठीक है, और डिवीजन में आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू सेम टेबल पे कट आउट हो रही हो तो आप डिवीजन में उनको सेम टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 120 is to 240 is to 280, अब ये लिखा हुआ है।
अब आपने ना क्या करना है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है ये जितना सॉल्व हो सकता है ना, जितना ये मजीद छोटे से छोटा इसका आंसर निकल सकता है, आपने उतना इसको रिजॉल्व करके छोटा आंसर निकालना है। वो कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे 120, 240, 280 तीन वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब आप देखें कि क्या ये तीनों वैल्यूज सेम टेबल पे कटती हैं, सेम टेबल पे तीनों कटनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि कोई सी दो वैल्यूज सेम टेबल पे कट रही हैं तो आप दो को काट दो और तीसरे को एज इट इज उतार दो, नहीं। तीनों अगर तीन वैल्यूज हैं तो आप तीनों चेक करेंगे कि क्या तीनों वैल्यूज आपकी सेम टेबल पे कट आउट हो रही हैं। अगर हम 120 को देखें तो 120 के लास्ट पे 0 है, ये एक इवन नंबर है, इट्स मीन ये 2 के टेबल पे कट सकता है। हम 240 को देखें तो इसके लास्ट पे भी 0 है, ये भी एक इवन नंबर है, तो ये भी 2 के टेबल पे कट आउट हो सकता है। हम 280 को देखें तो इसके लास्ट में भी 0 है, तो ये भी 2 के टेबल पे कट सकता है। तो अब आपने क्या किया, अब क्योंकि ये तीनों वैल्यूज 2 के टेबल पे कटिंग हो रही हैं, तो इसी लाइन के आगे जिसने आपने चेक किया है कि ये किस टेबल पे कट रही हैं, इसी के आगे आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, कि हम इस लाइन को 2 पे कट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कि हम इसको 2 पे कट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने अब इनको 2 पे कट करना है, तो 2 पे कट करके अब हम इनका यहाँ पे नीचे आंसर लिखेंगे। कैसे, आपको कटिंग करनी तो आती होगी। अगर आप इस तरह कटिंग से आंसर निकाल सकते हो तो ऐसे लिख लें। अगर आप इनको साइड पे 2 पे डिवाइड करके आंसर लिखना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। साइड पे कैसे करेंगे कि आप 120 को अंदर डिवाइडेंड के तौर पे लिखें और इस 2 को बाहर डिवाइजर में लिखें और 2 का टेबल आप करें कि 120 आपका पूरा पूरा सोल्व हो जाए, तो जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखा। या आप इस तरह कर सकते हैं, आप इनकी कटिंग कर दें 2 के टेबल पे, 2 6 12 और ये जो 0 है ये एज इट इज यहाँ पर आ गया, यानी 60 आ गया। ठीक है, और ये जो कॉलन का साइन है इसको आपने एज इट इज यहाँ लगा दिया। अब ये जो है 2 1 2, 2 2 4 और ये जो 0 है ये नीचे एज इट इज आ गया। ये कॉलन का साइन एज इट इज आ गया। अब ये नीचे क्या आएगा, 2 1 2, 2 4 8 और ये जो 0 है ऊपर वाला इसको आपने नीचे एज इट इज उतार देना। ठीक है, यानी बेसिकली आपने टेबल पढ़ना है कि ये ऊपर वाली वैल्यू पूरी पूरी प्रॉपर कट जाए, तो हमने ये नीचे उसका टेबल पढ़ के यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको ये कटिंग नहीं भी आती तो आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं 1 बाय 1। आप 120 को पहले 2 पे प्रॉपर डिवाइड कर लो तो आपके पास 60 आएगा, आप यहाँ पे 60 लिख दो, रेशियो लिख दो। फिर आप 240 लिखो, 240 को 2 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड करो, आपके पास 120 आएगा। देन आप 280 को पूरा पूरा 2 के टेबल पे डिवाइड करो, क्योंकि हमने तीनों को 2 पे डिवाइड करना। ठीक है, अब आप चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे मैंने 2 पे डिवाइड किया ना, अगर ये तीनों की तीनों किसी और बड़ी वैल्यू पे भी डिवाइड हो रहे होते तो आप इकट्ठा इसको लार्जर वैल्यू पे भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन कंडीशन वही है कि तीनों सेम टेबल पे ही डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, इसमें लाजमी नहीं है कि आप छोटे टेबल पे ही बिल्कुल डिवाइड करेंगे, आप बड़े वाली वैल्यू पे डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट आपके पास है 60, 120 और 140, ये तीन वैल्यूज हैं। अब आप देखें कि क्या ये तीनों सेम टेबल पे कटनी है। देखो तीनों के लास्ट पे 0 है, अगेन ये जो है एक इवन नंबर है, तीनों के तीनों इवन नंबर है, तो तीनों 2 पे कट रहे हैं, तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, अब हमने इन तीनों को अगेन 2 पे कट करना है, तो ये 60 को अगर आप 2 पे कट करोगे तो 2 3 6, यहाँ नीचे 3 आ गया और ये जो 0 है वो एज इट इज आ गया। वही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं साइड पे। आप 60 अंदर डिवाइडेंड की तौर पे डिवाइडेंड के लिए लिखें और 2 जो है बाहर डिवाइजर में लिखें और उनकी कटिंग करें, पूरा उसको डिवाइड करें तो आपके पास 30 आए। इसी तरह 2 6 12 आ गया और ये जो 0 था ऊपर वाला वो एज इट इज नीचे आ गया। 2 7 14 और 0 एज इट इज आ गया। अब अगेन 30, 60 और 70 इन तीनों के लास्ट पे 0 है, ये अगेन 2 के टेबल पे कट आउट हो गया। देखें ये तीनों 10 के टेबल पे भी कट रहे हैं, 10 3 30, 10 6 60, 10 7 70, तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो तीनों 2 के टेबल पे कट रहे हैं तो मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट लाइन में मैं इनको 2 पे डिवाइड कर रही हूँ, 2 1 2 और यहाँ से 3 में से जो है 1 जो है रिमेनिंग वैल्यू बच गई, उसको आपने 0 में ऐड कर दिया तो यहाँ 10 बन गया, तो 2 5 10। ठीक है, आप 30 को 2 पे साइड पे डिवाइड भी कर सकते हो, 30 को अंदर डिवाइडेंड के तौर पे लिखे और 2 को डिवाइजर के तौर पे लिखे और उनको डिवाइड करें तो तब भी आपका 15 ही आंसर आएगा। ये जो रेशो है इसको आपने नीचे एज इट इज लगा दिया। आप 60 को 2 पे डिवाइड करना है तो 30 आएगा जब आप करेंगे, 2 3 6 0 एज इट इज आ गया, रेशो आपका एज इट इज आ गया। आप 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 1 आगे कैरी चला देगा, 10 बन गया और 2 5 10। ठीक है, अब ये जो तीनों है ये 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं हो रहे क्योंकि तीनों के लास्ट पे इवन नंबर नहीं है। अब इसके लास्ट पे 5 है, 15 के लास्ट पे 5 है, 30 में 0 है और 35 में 5 है। इट्स मीन जो तीनों वैल्यूज है ना ये 5 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, तीनों अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 और 5 होता है ना
तो 5 के टेबल पे कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमने इसके आगे लिख दिया डिवाइडेड बाय 5। तो अब मैं इन तीनों को 5 के टेबल पे काटूंगी। 5 3 15, 5 6 30, 5 7 35। ये आपको कॉलन का साइन नजर आ रहा है यहाँ पे, मैंने सब में लगाया हुआ है, आपने भी लगाना है, ठीक है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए 3 6 और 7, अब ये तीनों सेम टेबल पे नहीं कट रहे। ये पहली दो वैल्यूज तो 3 के टेबल पे कट सकती हैं, लेकिन 7 तो 3 पे नहीं ना कट रहा। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपने तीनों वैल्यूज को सेम टेबल पे कट आउट करना है, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक होगा। अगर आप कोई सी दो वैल्यूज हैं तो आप उनको सेम टेबल पे काट दो, तीसरे को रहने दें, तो इस तरह तो ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इसी तरह आपने इसके हर स्टेप को फॉलो करके ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना।